धराली में अब क्या? यह सवाल धराली के आपदा प्रभावितों के मन में हथौड़े की तरह चोट मार रहा है। तो यही सवाल आपदा राहत में जुटी सरकारी मशीनरी को भी कचोट रहा है। चौतरफा परसा मलबा, जमींदोज हो चुके सैकड़ों भवन और तबाह हो चुकी संरचनाएं भी चीख चीख कर पूछ रही हैं कि जिंदगी के निशान मिटने के बाद क्या कभी धराली फिर उठ खड़ी होगी। बस इन्हीं सवालों को मन में लेकर हम भी निकल पड़े धराली की ओर। उत्तरकाशी को पार करते हुए जब गंगनानी पहुंचे तो धराली से 34 किलोमीटर पहले आपदा में धराशायी हुए पुल ने हमारी भी धराली तक पहुंचने की सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। 5 दिन का लंबा इंतजार किया गया, जिसके बाद भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO के साहसिक प्रयासों के बाद आखिरकार गंगनानी में बैली ब्रिज का निर्माण हुआ। हालांकि रास्ता केवल पैदल मार्ग के लिए ही खुला था। अब चुनौती थी कि 34 किलोमीटर पैदल धराली तक किस तरह से पहुंचा जाए। तो हर्षिल की ओर हम निकल चुके हैं। पैदल जाना पड़ रहा है, 30 किलोमीटर का रास्ता है। गंगनानी पुल क्रॉस करके हम गंगोत्री की साइड चल दिए हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। आलोक हमारे साथ है और पीछे अवनीश है और कई साथी हैं। और ये हमें तकरीबन 27 किलोमीटर का सफ़र तय करके हर्षिल पहुंचना है। उसके बाद 4 किलोमीटर आगे हमें जाएंगे धराली, जहां आपदाई है। और साथ ही आगे की बात करेंगे। हम 3 किलोमीटर चल लिए हैं, काफ़ी थक गए हैं और अभी 27 जाना। गंगनानी से हम 4 किलोमीटर ही चले होंगे जहां एक और मुसीबत हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी है। यह क्षेत्र डबरानी है, जहां भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है और केवल चंद इंचों का फासला हमें मौत के मुंह में धकेल सकता है। गंगनानी का पुल तो आवाजाही के लिए खोल दिया गया। हालांकि 6 किलोमीटर आगे डबरानी पड़ता है और डबरानी के पास जो एक रास्ता है वो उसका एक हिस्सा पूरी तरह से जो है बह चुका है। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखाए कि कितना बड़ा फ्लो जो है, कितना ज़्यादा फ्लो इस टाइम पर वाटर का है। जो पानी है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है और जो लोग हैं किस तरह से उन्हें जो है इस पड़ाव को पार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो जाहिर सी बात है कि यात्रा जो है कुछ वक्त और प्रभावित रहेगी। BRO की टीम यहाँ पर डिप्लॉय होगी, उसके बाद इस सड़क को बनाने का काम किया जाएगा। अभी रास्ता लंबा है और धराली तक पहुंचने के लिए प्रकृति हर एक पड़ाव पर हमारी कड़ी परीक्षा ले रही है। शायद हमें याद दिलाना चाहती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ के नतीजे कितने घातक साबित हो सकते हैं। जिस रास्ते हम निकल पड़े थे, हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि सड़कें नहीं बल्कि हमें तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से बिना किसी तकनीक के सहारे के गुजरना होगा। गंगनानी से आगे डबरानी में रोड पूरी तरह बह चुकी है। जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा एक वैकल्पिक मार्ग फिलहाल बनाया गया है और उसी रास्ते फिलहाल हम धराली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कैमरे में ये कैप्चर हुई तस्वीरें ठीक तरीके से नज़र आ रही हैं नहीं, लेकिन ये जो रास्ता है वो काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी रिस्क में हम सभी लोग जो भी पत्रकार हैं काफ़ी रिस्क में इस जगह को जो है पार करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल आप ज़रा देखो कि सिर्फ पत्थरों से होते हुए, ये बगल में नदी है और सिर्फ पत्थरों से होते हुए हमें आगे जाना है। लगभग 200 मीटर के आसपास का हिस्सा जो है पूरी तरह से धंस चुका है और इस हिस्से को पार करना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ से बिल्कुल अब गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं और यही जो मुख्य मार्ग है, यही मेन रोड है जो कि गंगोत्री के लिए भी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि गंगोत्री की जो यात्रा है वो भी उत्तरकाशी की आपदा से प्रभावित हुई है और जिस हिसाब से यहाँ पर रोडें ध्वस्त हुई हैं, जो रोड कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगले साल तक यात्रा पूरी तरह स्थगित रहेगी। धराली की ओर जाते हुए सड़कों की जो हालत थी वह हमें साफ संदेश दे रही थी कि आपदा ने किस तरह इस क्षेत्र को प्रभावित किया होगा, किस तरह राहगीरों ने भागकर अपनी जानें बचाई होंगी और कितना भय उनके मन में उस वक्त होगा जब लाखों टन मलबा उनके सामने से गुजरा होगा। धराली की ओर जाते हुए हमें कई ऐसे पड़ाव मिले जो कि काफ़ी खतरनाक थे। कई रास्ते पूरी तरह क्षतिग्रस्त थे। फिलहाल इसी तरह का ये रास्ता है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से बगल से नदी जा रही है और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा एरिया सिर्फ रेत है। आपका एक गलत कदम आपको सीधे नदी में पहुँचा देगा। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए और 30 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आखिरकार हम धराली से 4 किलोमीटर पहले हर्षिल पहुंचे, जहां हमें कुछ स्थानीय लोग मिले जिन्होंने की रेस्क्यू कार्य में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने धराली की आपदा का मंजर अपनी आंखों के सामने देखा
क्या कुछ इन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं जिन्होंने अपने आंखों से जो है ये जो हर्षिल और धराली में जो मंजर हुआ वो अपनी आंखों से देखा। क्या कुछ उस दिन हुआ था ये उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह सजवान। प्रदीप जी, इस वक्त ये जो हुआ, ये जो बादल फटा और जो पूरा धराली बाजार था वो तहस नहस हो गया, आप उस वक्त कहाँ थे? क्या मंजर था, क्या आपने देखा उस वक्त? तो सर हम यहाँ पे थे, अपने कैंप में थे, और उस टाइम हमें ऑर्डर आया, बोला धराली में जो है बादल फट गया। तो हम यहाँ से 17 लोग पोटर थे, हम 17 लोग उधर गए धराली में रेस्क्यू टीम के लिए। और जैसे हमने वहाँ का माहौल देखा तो काबू में नहीं हो पा रहा था वो, तो इसलिए हमने वहाँ से वापस, हमें आदेश आया कि यहाँ हमारा आईवेक्स है, वहाँ वो बह गया है। तो हम वापस आ रहे थे पूरी टीम हमारी। तो जैसे हम आधे रास्ते में पहुँचे तो तब तक ये वाला नाला भी, सामने वाला भी आ गया था। तो हम बीच में रुक गए। तो देखा था उस हमारे सामने ही जो है बाढ़ ऊपर से टूटता रहा, पहाड़ आता रहा और झील बनती गई यहाँ पे। तो हमने अपने बचाव के लिए जो है हम जंगल की ओर भागे और एक रात पूरी जंगल में ही काटी। सुबह फिर हम रेस्क्यू करके वापस आए साहब। 250-300 लोगों का आशंका है कि सारे मलबे के नीचे आए हैं। कुछ लोग तो भाग गए थे, कुछ जो बेचारे नहीं भाग पाए, किसी का पूरा परिवार ख़त्म हुआ, किसी के बच्चे थे, किसी के बुजुर्ग लोग सारे वहीं दब गए हैं। मज़दूर लोग थे, बाहर से आए हुए मज़दूर थे, वो सारे लोग जो हैं वहाँ दफन हो गए हैं बेचारे। सर जब हम 3-4 बजे के टाइम था लगभग, हम इधर अपने कैंप में थे, और जब हम पता चला कि यहाँ ऊपर हमारे कैंप के ऊपर आर्मी पोस्ट है, और तो उधर से आर्मी वालों ने सीटी शूटी बजाए और हल्ला हुला किया कि ऊपर से पानी आ गया। फिर हम अपने कैंप से बाहर निकल के आगे बढ़े। तब तक सारे फौजी भाई भी अपने सब आगे बढ़ रहे थे। तो हम थोड़ी रुक के ऊपर पहाड़ी में जाके रुक गए। तो हम ऐसे ही रुके हुए थे कि कहाँ से पानी आ रहा। तब तक मतलब पूरे नाले आ गए, हमारे बंदे आ रहे थे। तो फिर हम वो बह के आ रहे थे। तो फिर हमने बहुत कोशिश की उनको बचाने की, और 2-4-6-7-8 फौजी कम से कम हमने निकाले है, और अपने बंदे भी निकाले हैं सर। और फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम हुई, और फिर रात में हम सर इधर रहने का कोई ठिकाना नहीं था, और फिर हम ऊपर जंगल की तरफ चले गए सर। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहिए? सरकार से एक गुजारिश है सर कि थोड़ी हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए। हमारा बिस्तरा हो गया, जो मतलब कपड़े कुपड़े बैग बुक सब कुछ बह गए। सरकार की तरफ से हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए। प्रत्यक्षदर्शियों की बातों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रकृति कितना भयावह रूप ले सकती है। खैर, यह हाल तो केवल हर्षिल का था, लेकिन जब आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली पहुंचकर हालात देखे तो मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक धराली क्षेत्र में 500 करोड़ से ऊपर से अधिक का नुकसान हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने धराली की खूबसूरती से आकर्षित होकर यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं के बीच जिंदगी का ताना बाना जोड़ा था। घरों को होमस्टे में तब्दील किया गया था, सेब के बगीचों के बीच होटल और रिजॉर्ट खड़े किए गए थे। लेकिन नियति ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि सब कुछ एक झटके में ही उन्हीं के सामने तबाह हो गया। अपनों की कमी और आंखों की नमी के बीच आपदा प्रभावित उस खुशहाल अतीत को भी याद करते हैं जब यहाँ हर एक व्यक्ति खुशहाल था और भविष्य के प्रति आशावान भी। पर्यटन के अलावा यहाँ सेब उत्पादन भी बेहतर आजीविका का जरिया था। धराली के बागबान सालाना करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार सेब से करते थे, लेकिन सेब से लकदक रहने वाले बाग पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लाखों टन मलबे के बीच तमाम रेस्क्यू एजेंसियां जिंदगी की तलाश में जुटी हुई हैं। कोशिश है कि यदि कहीं पर कोई जिंदगी का संकेत मिले तो उसे भी खोद कर निकाला जा सके। धराली त्रासदी के बाद लगातार कई टीमें जो हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। SDRF NDRF यहाँ पर मौजूद है, और ये जो आप इक्विपमेंट मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये लाइव डिटेक्टर है। ये ज़मीन के नीचे जो है तलाश करता है कि क्या अभी भी कोई ज़मीन के नीचे दफन है, कोई ज़िंदा है। अगर ऐसा होता है तो इसके बारे में जो है पता लग जाता है। NDRF के कुछ जवान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आपका नाम है? सर, मेरा नाम सर पवित्र मंडल है। अच्छा, ये जो मशीन है किस तरह से काम करती है, और किस तरह से जो अब त्रासदी के बाद से लगातार NDRF काम? ये काम करती है जैसे ये इसमें सेंसर लगा होता है, तो ये क्या करते हैं, कोई वाइब्रेशन होता है या फिर कोई मूवमेंट होता है तो उसका ये यहाँ पे एकदम लो फ्रीक्वेंसी में भी उसका पता लगा देता है। इसलिए हम सर्च कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आपको भी पता है कि 30 से 40 फीट मलबा भरा पड़ा है,
लेकिन इसमें चांसेस इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें खाली जगह है, क्या पता यहाँ पे कोई मतलब दबे होने के चांसेस हो, तो अगर कोई वाइब्रेशन करेगा तो हम यहाँ पे ऑलरेडी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइव डिटेक्टर टाइप 1 इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी लाइव अगर वाइब्रेशन कर रहा है, अगर हल्का सा भी कर रहा है, तो यहाँ पे हम तुरंत उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अभी भी हम उसी को तलाश में जारी है, अगर कोई जिंदा है तो। अच्छा, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहले दिन ही पहुँच गई थी, तो क्या कुछ आपको देखने को मिला था यहाँ पर, किस तरह के हालात थे, किस तरह से रेस्क्यू किया गया? ऐसे हालत में तो जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, हमारा टीम पहुंची थी, क्योंकि सर भी आया था, तो सर का टीम पहले आया था, हमारा टीम बाद में आया था। ये प्रॉब्लम है कि रोड की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से नहीं थी, तो एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी मशक्क़त किया। हम लोग 12 बटालियन माथली से फिर हेली के द्वारा यहाँ तक आए हैं। मतलब हमारे 22 बंदे तो उसी दिन आ गए थे, और बाकी टीम हमारी फिर चिनूक वगैरह जो हेली से ड्रॉप किया गया है। जैसे हम दिल्ली से आए, गाज़ियाबाद से आए, तो हमारा बटालियन चिनूक से आए, तो बीच में रोड कोलैप्स होने की वजह से हम आ नहीं पाए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करने के बाद ही हमको जो चिनूक मिला था, उसके बाद हमें, जब तक हम यहाँ पे पहुँचे थे, जैसे टीम आपको सर ने बताया कि ऑलरेडी टीम बाड़ी बाड़ी में आता रहा, तो हम जिस समय पहुँचे थे तो उस समय तो पूरा एकदम, उसके बाद में तो हमारा तलाश अभी भी जारी है। तो जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों ने हमें जानकारी दी है कि रोड कनेक्टिविटी एक बहुत मेजर इशू इस वक्त साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ धराली में ही त्रासदी नहीं आई, बल्कि धराली के आगे कई ऐसे मार्ग हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं। पूरी तरह से रोड जो है वॉश आउट है, जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाए गए और लगातार 5 तारीख से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है, जेसीबी यहाँ पर तैनात है, पोकलैंड तैनात है, और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनको रेस्क्यू किसी तरह से किया जाए, उनको कहीं ना कहीं रिकवर किया जाए। फिलहाल कब तक ये देखने को मिलेगा, कब तक ये रिकवरी का काम चलेगा, और किस तरह से जो धराली का ये मार्केट है इसको दोबारा पुनर्जीवित किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। धराली में आए इस सैलाब ने न केवल इस खूबसूरत क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी यह त्रासदी निकट भविष्य के लिए खतरा बन चुकी है। वजह है यह झील। लाखों टन मलबा और सैकड़ों की संख्या में पेड़ों के इकट्ठा होने की वजह से धराली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हर्षिल वैली में एक झील का निर्माण हो चुका है, जो कि अब खतरा बनकर हर्षिल के ऊपर मंडराने लगा है। यदि यह झील ज्यादा बरसात होने के कारण मलबे को अपने रास्ते से हटाकर हर्षिल से अपने पूरे फोर्स से टकराती है, तो हर्षिल का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। धराली में हुई आपदा का असर जो है सिर्फ धराली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि थोड़ा सा और दूर लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास जो है हर्षिल वैली भी है। और हर्षिल वैली में ये जो झील आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये झील कोई प्राकृतिक झील नहीं है, बल्कि ये उस दिन इसका निर्माण हुआ जिस दिन आपदा आई थी। इस झील में फिलहाल ऐसा देखने को मिला कि जब धराली में आपदा आई उस दौरान हर्षिल में भी एक गदेरा बहता है, उस गदेरे से मलबा निकलकर सामने आया और मलबे ने ये जो पूरा रास्ता है नदी का, इस नदी के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, और अब यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो चुका है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए एक खतरा बनकर उभर रही है। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से हमने बात की थी, तो उनका भी ये कहना था कि सबसे पहला जो कार्य रहने वाला है वो इस झील को हटाने का रहने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये झील में और ज़्यादा बढ़ती है और इसमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान होता है, तो पूरे हर्षिल वैली में जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य धराली बाजार में बीते 7 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार तमाम टीमें, चाहे आईटीबीपी की बात करें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करें, तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ रिकवरी का काम भी ये कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 350 से 400 के आसपास लोग जो हैं इस मलबे के नीचे दफन हो सकते हैं। जो लोकलाइट्स की अगर बात करें, स्थानीय निवासियों की बात करें, तो 8 ऐसे स्थानीय निवासी हैं जो कि इस दौरान मिसिंग चल रहे हैं, यानी कि उनकी अभी खोजबीन जारी है। लेकिन ये जो मलबा आया था ये तकरीबन 30 से 40 फीट के आसपास का मलबा है, जिसकी वजह से जो ये रिकवरी का कार्य है इसमें काफ़ी परेशानी का सामना जो है तमाम टीमों को करना पड़ रहा है। जो तस्वीरें इंटरनेट के माध्यम से निकलकर सामने आई थी वो तो भयावह थी, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर जब पहुंचते हैं और यहाँ पर हालात देखते हैं तो मंजर साफ तौर पर नज़र आता है कि किस तरह से जो है इस जगह से मलबा आया होगा, और जो ये पूरा बाज़ार था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। लाखों टन मलबा जो है इस दौरान यहाँ पर आया था, और कई लोग, लगभग 350 से 400 लोगों की ये दबे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। फ़िलहाल जो डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं वो लगभग 6 रिकवर की गई हैं, और सरकार का ये कहना है कि मौत का आंकड़ा 6 है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार द्वारा दिया गया आंकड़ा है ये आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि लगभग 350 से 400 लोग जो हैं मिसिंग बताए जा रहे हैं। कई गांव के हैं और कई जो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर घूमने आए थे। फ़िलहाल
कोशिश यही जारी है। तमाम रेस्क्यू टीमों की, चाहे आईटीबीपी की बात करें, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की, भारतीय सेना की, लगातार जो है डॉग स्क्वाड के माध्यम से लगातार कोशिश की जा रही है कि इन डेड बॉडीज़ को रिकवर किया जा सके। मलबे को लगातार खोदा जा रहा है और कोशिश यही है कि यहाँ पर कोई भी अगर दफन है तो उसे बाहर निकाला जा सके। हालांकि ये धरातल पर कोशिश कब तक कामयाब साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने धराली में प्रभावित लोगों के लिए 5 लाख तक की मुआवजे राशि देने की बात ज़रूर की है, लेकिन अनुमान है कि 500 करोड़ से अधिक का नुकसान धराली मार्केट को हुआ है। अब जो ये यहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरह से होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये बात तो साफ़ है कि जिस हिसाब से आपदा धराली में आई है उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सेम चीज़ें जो हैं केदारनाथ में हुई थी, ऐसे ही हालात केदारनाथ में थे और ऐसे ही हालात जो है अब धराली में भी नज़र आ रहे हैं। और अगर अब रोका नहीं गया, इस तरह से गतिविधियों में रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से जो है इस तरह की आपदाएँ सामने आई हैं और उत्तराखंड को अब इससे सीख लेने की आवश्यकता है। अगर अभी भी इन चीज़ों को रोका नहीं गया, जो अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है उसको रोका नहीं गया, जो पहाड़ हैं उनको कटान से नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चीज़ें और भयावह हो सकती हैं। इस बात का अनुमान भी ज़रूर लगाया जा रहा है। धराली में ग्राउंड जीरो पर कवरेज के दौरान हमारी मुलाकात सुनीता देवी से हुई। सुनीता देवी धराली की ही स्थानीय निवासी है और उन्होंने इस तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा था। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए रिपोर्ट। तो चारों तरफ ऐसे आवाज़ें, चिल्लाने की, सीटियाँ, सूटू की क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा था कि शायद सामने पे होता तो ये समझो ना, आप उल्टा है, नदी पीछे से बह रही, ये लोगों ने ये सोचो आपके जैसे पीठ पीछे से आ रहा, सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब सामने पे आ गया था मंजर, लोग चिल्लाने लगे, वो दूसरे अगले गांव से सीटियाँ बजी, हल्ला हुआ, बचाओ, भागो भागो, तो हम समझ गए थे कि पीछे से नदी का बहाव बढ़ गया। जैसे फिर जब हमने खुद अपने आंखों के सामने आते हुए देखा तो हम बस हमने कहा कि जान, पीछे नहीं देखा, बस अब जान बच गई। तो जब ऊपर पे चट्टानों में गए तो वहाँ से मुड़ के जब पीछे की तरफ देखा, जब चट्टान पे पहुँचे तो जब तक पीछे मुड़ के देखा तब तक आधा ज़्यादा बहुत कुछ साफ हो गया था। फर्स्ट एक ही उसमें, हाँ, तमाम गांव वाले इसी मंदिर में मौजूद थे जी, आधा से ज़्यादा लोग यहीं थे, इसलिए शायद 2 बजे, शायद क्योंकि कुछ लड़के, आपको पता है लड़के लोग ज़्यादा घर में नहीं टिक सकते, तो कम से कम यहाँ पे 20-25 लड़के लोग थे जिन्होंने दुकानों में खड़ा रहना था, होटलों में रहना था। तो उस समय एक ये भी हुआ यहाँ पे कि जो यहाँ के नवयुवक लोग हैं ना, तो उनका आपस में क्या था कि चुनाव होता कि जैसे गांव में ना नवयुवक मंगल दल का, क्योंकि आज का चुनाव का स्तरीय पंचायत चुनाव का दौर था, वो चुनाव को जब समापन हुआ उसके बाद गांव का अपना चुनाव होता कि वो बनाते कि लड़कों में अपने आप एक टीम बनाते कि उसमें नवयुवक मंगल अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तो उस समय ये गठित हुआ था यहाँ पे। तो जब इन्होंने तो आपस में ये लोग जो जीते तो इन्होंने कहा चलो एंजॉय करते, थोड़ा पार्टी करते। तो इनमें से ये 4 बंदे थे, 5 बंदे मिसिंग हुए, जो लड़के थे, वो मतलब अनमेरिड लड़के, छोटे लड़के। तो ये लोग उसी समय मेरे आंखों के सामने गए थे, वो मैं अपने घर में खड़ी थी तो ये लोग जा रहे थे, तो हम तो इन्होंने कहा चलो हम जीत गए। तो यहाँ पे उनका जो नए प्रधान जी, हमारे क्षेत्र पंचायत जी नए आजकल निर्वाचित हुए, उनकी मौज उसमें कि पर्चे सिस्टम करवाया कि आपस में जैसे जिसकी पर्ची निकलेगी वो कोई अध्यक्ष बनेगा, तो कोई कोषा जो पद रहते। तो इसी दौरान वो लड़के खुश होके थोड़ा हम इंजॉय करते, पार्टी करते। तो जो ये 4-5 लोग मरे ना, ये इसी कारण से मरे। तो एक जगह बैठे होटल पे, लास्ट में होटल था वो, तो उनमें से एक जो 5वां लड़का था, बंदा अभी यहीं पे खड़ा था, वो अध्यक्ष पे, ये यहाँ पे वो सफ़ेद टी-शर्ट वाले, पतला, तो ये उन्हीं के साथ था। तो इसने बोला कि मैं अध्यक्ष बन गया। उस समय यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही थी, मैं एक मिठाई का डब्बा खरीदता और वहाँ पे भोग लगा था देवता को। ये मैंने देख लिया था इसके हाथ में मिठाई का डब्बा, तो मुझे क्या पता कि ऐसा इनका ये हुआ। तो ये भाग रहा था दुकान से ऊपर को, तो इसने पंडित को बोला कि उनको बोला पुजारी को कि मेरा भोग भी लगा दो, क्योंकि मैं अभी अध्यक्ष पद पे जीता। तो इसके साथ के जो 4 अधिकार, ये जो इनके पद वो बने,
हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मिठाई का डब्बा पहुंचा के देवता को भोग लगा के हमारे साथ बैठ। तो ये वहीं भागने की तैयारी में था। तो शायद हमें ये लगता कि उसी देवता की कृपा हुई, इसका बचने का भाग्य रहा होगा, ये बच गया। अच्छा, अभी सरकार से क्या मांग है? क्या विस्थापन की मांग फिलहाल गांव की ओर से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, सरकार से हमारी ये मांग है, क्योंकि हमें यहाँ पे बराबर राशन रूसन मिल रहा है। देखो आपके सामने पे ये राहत बंट रहा, पूरी जो आवश्यकताएं जो डेली यूज़ की वो हमें प्राप्त हो रही। महिलाओं की भी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी हमें मिल रही आंगनवाड़ी द्वारा, हर विभाग द्वारा। पर अब ये है कि सरकार कब तक तो देगी, संस्थाएं कब तक तो देगी हमें राशन ना। फिर अगर हमें देगी तो हम उसको रखें कहाँ। जो 5 लाख का मुआवजा सरकार देने की बात कर रही है, क्या संतुष्ट हैं? क्योंकि नुकसान जो है 500 करोड़ से अधिक का हुआ। नहीं, ऐसा ना सर, नुकसान तो बहुत हुआ, क्योंकि वो पैसों में उसका आकलन नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा जिस राहत मतलब अगर हमें सरकार तो हमें मंजूर है, क्योंकि वो 5 लाख ऐसे ना, किसी के बच्चे जैसे मैं खुद मेरे बच्चे बाहर है, एक बेटी देहरादून में है, एक दिल्ली में कॉलेज करी। तो कहीं हम वो प्रत्येक महीने, आपको पता है बाहर का क्या खर्चा है, हमें उनको कॉलेज की फीस भरनी है, उनका हॉस्टल का देना है। तो हमें ये लग रहा कि हम संतुष्ट है, क्योंकि जब हम घर से बेघर, जिस समय हम निकले होंगे, कोई भाई निकले होंगे, उस समय उनके जेब में 5 रुपये भी नहीं रहा होगा। नहीं तो 5 रुपये क्या हमारे लिए वो 5 लाख बहुत है। हम उसमें संतुष्ट है और आगे भी और हम मदद करें उसके लिए भी हम तैयार है। और सरकार से हमारे साथ परसों 2-3 पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, हमें ये आश्वासन दिया कि तुम या कहीं सुरक्षित जगह पे स्थापित होना चाहते कि फिर या इसी उसमें रहना चाहते। तो हमारा जो हमारे लिए, तो हम भी यही कह रहे, अगर ये जगह सुरक्षित है, इसकी ढंग से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं हमें ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिल पाती कि जहाँ विस्थापित हो या इतने लोगों के लिए पूरी जगह प्राप्त नहीं हो पाती, तो हमारी ये मांग है कि इस जगह को इसकी जांच पड़ताल करके भौगोलिक दृष्टिकोण से इसके ढंग से जांच पड़ताल करके कि क्या ये भविष्य के लिए ये जगह सुरक्षित है। तो हमें यहाँ पे जैसे केदारनाथ के तर्ज पे पुनर्निर्माण करे तो हम तैयार है। अगर ये जगह सुरक्षित नहीं है भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो हमें कहीं सुरक्षित स्थान पे स्थापित करें, ये हमारी सरकार से मांग है। और हम सरकार हमारे साथ खड़ी है, हमारे विधायक जी हमारे बीच में हैं, हमारे प्रत्येक विभाग के पदाधिकारी हमारे साथ बराबर है, हमारे आरटीबी की सेवाएं हमारे उसी दिन से हमारे साथ खड़ी है, आर्मी की सेवाएं, एसएसबी की सेवाएं, हम सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। और जो हमारी मांग है हमारी यही है। धन्यवाद। तो जो यहाँ पर ग्रामीण लोग हैं उनकी साफ तौर पर मांग यही है कि या तो गांव को विस्थापित कहीं किया जाए या इसको भौगोलिक दृष्टिगत इसका पुख्ता जांच इसकी की जाए, और उसके बाद यदि ये गांव सुरक्षित साबित होता है तो यहीं पर जो है इनका जो आशियाना तबाह हुआ, जो इनके मकान दुकान जो रोज़गार यहाँ पर तबाह हुआ, उसको सरकार जो है पुनर्जीवित करने का काम करे। धराली में आई त्रासदी को शायद ही कोई स्थानीय निवासी अपने जीवन भर भूल पाएगा। इस सैलाब के आने से न जाने कितने ही लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि जो कारण इस त्रासदी के रहे हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार धराली की इस आपदा से सीख ना लेते हुए इसी तरह विकास के नाम पर पहाड़ों का सीना चीरती रहेगी तो निकट भविष्य में न जाने कितने धराली उत्तराखंड में तबाही का मंजर दिखाते हुए नजर आएंगे। पहाड़ बचेंगे तभी उत्तराखंड भी बचेगा।